हेलो। तो आज हम आए हैं हजार बागों के शहर हजारीबाग में। ये झारखंड का एक सिटी है और ये काफ़ी फेमस है यहाँ का पेड़ और पौधों के लिए। तो आज के होस्ट हैं हमारे मोना मैम, जो एक राइटर और पोएट है। तो जानेंगे आज इनसे इनकी स्टोरी। और आप अगर किसी को राइटिंग और पोइट्री करना है तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है आपके करियर में। और चलिए शुरू करते हैं। जोहार आप सभी को मेरा। तो आप बताइए कि ये आप राइटिंग करियर कब से शुरू किए और कैसे शुरू किए, क्या क्या प्रॉब्लम आया स्टार्टिंग में आपको, और ये हजारीबाग आपको कैसे हेल्प किया, और हजारीबाग आपको स्किल को कैसे ग्रो करने में हेल्प किया। हजारीबाग साहित्य भूमि है और हजारीबाग में बहुत उम्दा लेखक हैं, कवि हैं, लेखिकाएं हैं। तो हजारीबाग शुरू से ही साहित्य की धरती है। मेरा लेखन की जहाँ तक मेरी लेखन की बात होती है तो मेरे लेखन की शुरुआत स्कूल के समय में हुई। और शायद ये कभी किसी में बोया नहीं जाता, ये आपके अंदर जन्म से होता है, आपके परिवार के आगे पीढ़ियों बाई पीढ़ियों आता है। तो शायद मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग लिखते होंगे और कुछ किताबों से उनको प्रेम होगा, जिसके लिए मेरे अंदर में भी इसका रुझान बढ़ा। और मैंने लिखना शुरू किया 8वीं कक्षा से। मैंने कहानियाँ लिखी, कविताएं बहुत बाद में जीवन में आई। तो वैसे मेरे लेखन की शुरुआत हुई। तो आप कुछ कविता बता सकते हैं अपने। मैं कविताओं के बारे में अगर बात करूं तो मैंने हमेशा महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए लिखा है। और मेरी कलम ने कभी शब्द शहद में लपेट कर नहीं लिखे। जो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, उसे जीती हूँ, महसूस करती हूँ, या किसी भी स्त्री के अंदर वो भाव देखती हूँ, उस कष्ट को देखती हूँ या उस चीज़ को महसूस कर पाती हूँ, तो तभी मेरा लेखन उस ओर बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे स्त्री मेरे लेखन का सबसे प्रिय विषय जिसको मैं कहूँगी तो वो स्त्री है। हालांकि मैंने लिखा बहुत से विषयों पर है, कटाक्ष लिखी हैं, लघु कथाएँ लिखी हैं, राजनीति पे भी लिखा है, देशभक्ति पे भी लिखा है, लेकिन सबसे प्रिय मेरा विषय स्त्री ही रहा है। तो स्त्री पे मैंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं और मेरा लेखन जारी है। हाँ, तो आपने कविता सुना सकते। हाँ, मेरी 2 कविताएं मैं आपको सुना रही हूँ, जिसमें मेरी कविताएं आपको सारी बातें बयां कर जाएंगी। तो पहला है पच्चिन। पच्चिन में मैंने यही दर्शाया है कि पुरुष ने स्त्री को कैसे साथ लिया और कैसे फिर छूटता चला गया सब कुछ। और एक और कविता है मेरी जिसमें स्त्री ने आज जो रूप लिया है उसके बारे में बात है। तो मैं आपको सुनाती हूँ पच्चिन। सृष्टि के उद्गम से तुम और मैं, हम दोनों साथ साथ। तुमने कहा हम साथी, हम साथ साथ। एक दूसरे का हाथ थामे जंगल, पहाड़ों, नदियों का सफर तय करते तुमने कहा हम राही, हम साथ साथ। प्रेम के बीच से फूल खिलते रहे, सृष्टि बढ़ती रही, जीवन चलता रहा। तुमने कहा तुम जननी, तुम रचयिता, हम साथ साथ। यूं ही साथ साथ चलते चलते, यूं ही साथ साथ चलते चलते, जाने कब मेरे कदम तुमसे अलग हो गए। जो साथ साथ थे वो आगे बढ़ गए, तुमने मुझे खींचा। अब तुम्हें साथ गवारा ना हुआ। तुम्हारा पुरुष अहम जाग उठा और फिर एक दिन तुमने कहा मैं स्वामी, मैं आगे, तुम मेरे पीछे, मेरे पच्चिन की छाप पर बस पीछे। ये मुझे नागवार गुजरा, मैंने परिधियों को तोड़ दिया। अब साथ साथ या अब अपने अपने पच्चिन, अपने ही निशा छोड़ते, आसमां में इंद्रधनुष के सतरंगी रंग बिखेरते। अब मैंने कहा हम साथ साथ, अब मैंने कहा हम साथ साथ, लेकिन अब पच्चिन एक तेरे एक मेरे, एक तेरे एक मेरे। तो ये कविता थी कि कैसे साथ साथ से स्त्री ने कदम बढ़ाए और कैसे साथ साथ से आगे बढ़ी वो।
और दूसरी कविता है कि जो आज की स्त्रियों का मैं रूप देख रही हूँ, और इसे जो हम बोल रहे हैं बहुत आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो मुझे जो गलतियाँ महसूस हुई स्त्री की ओर से वो मैंने इसमें दर्शाया है, तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। क्या थी और क्या हो गई, इसका शीर्षक है। मैं क्या थी और क्या हो गई, कई बार पूछती है मेरे अंदर की स्त्री मुझसे। मैं उलझ जाती हूँ सवालों के घेरे में, जैसे भंवर हो चारों ओर, और बढ़ गई हूँ आगे, बहुत आगे। बढ़ गई हूँ बहुत आगे जीवन की दौड़ में। सब कुछ पा लिया है मैंने, अपना घर, बैंक में जमा किए ढेर सारे रुपए, कहीं भी कभी भी बिना खौफ निकल जाने की आज़ादी। देर रात की दोस्तों की महफिल, हाँ खुद को छोटे शहर की या गांव की ना कहला जाऊं, इसलिए धूम्रपान और मदिरा सेवन भी कर लेती हूँ। आधुनिक हूँ, आधुनिक हूँ, अपने कपड़ों के चुनाव खुद करती हूँ। छोटे पहनूं या कटे छटे पहनूं, छोटे पहनूं या कटे छटे पहनूं, इस पर सवाल उठाने नहीं देती। माता पिता के लिए समाज में जरूरी है विवाह करना, इसलिए उनके लिए रिश्ते भी निभा लेती हूँ। लेकिन सुनना या किसी का समझाना मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून मेरे लिए सख्त बनाए गए हैं, जहाँ सिधाई से काम ना चले उंगली टेढ़ा करना आ गया है मुझे। मैं एक कमाऊं आज़ाद नारी हूँ, जाग चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, बढ़ चुकी हूँ। एक पुरुष मुझे समझाए ये मैं पसंद नहीं करती, एक पुरुष मुझे समझाए ये पसंद नहीं करती। आधी आधी जिम्मेवारी बांटी है, आधी आधी जिम्मेवारी बांटी है, आधी ही पूरी करूंगी। दबकर क्यों रहूं, अकेले ही क्यों सहूं? ये आज बहुत बड़ा सवाल है। दबकर क्यों रहूं, अकेले ही क्यों सहूं? लेकिन जब एक परिचित सी स्त्री मेरे समक्ष आकर कई सवाल करती है तो मेरे पास जवाब नहीं होते। बहस करती हूँ, तर्क वितर्क करती हूँ, लेकिन वो सब निरर्थक होते हैं। मेरी सारी डिग्री, कॉलेज के अवार्ड्स उस स्त्री के आगे बेकार से लगने लगते हैं, और मैं अपनी सूनी आंखों से उसे बस घूरती रह जाती हूँ। वो बेतहासा हंसती है मुझ पर, मेरे बर्दाश्त से बाहर होती है उसकी हंसी। वो बेतहासा हंसती है मुझ पर और मेरे बर्दाश्त से बाहर होती है उसकी हंसी। फिर मैं पूछती हूँ खुद से एक सवाल, मुझ में तुम बाकी हो ना? मुझ में तुम बाकी हो ना? क्योंकि मैं ही अपने से सवाल फिर पूछती हूँ कि मुझ में तुम बाकी हो ना? मेरी संवेदना, मेरी ममता, मेरी करुणा, मेरी सहनशीलता, मेरी शक्ति, जो मुझ में एक स्त्री को स्त्री बने रहने का गौरव प्रदान करती है, गौरव प्रदान करती है। तो ये मेरी एक कविता बहुत गहरे भावों से लिखी हुई है, और ये स्त्रियों को एक आज की स्त्रियों को जो आधुनिक शब्द को आधुनिकता के एक अलग मोड़ पे ले गई हैं, उनके लिए है। इसे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में, जो बाकी सबको समझ आ जाए। बहुत कोई समझ नहीं आता इतने डीप। ये इस कविता में मैंने यही दिखाया है कि एक स्त्री बहुत आधुनिक हो गई है, उसे सब चीज़ की आज़ादी जब मिली है पढ़ने की। पहले स्त्रियों के लिए ये ऑप्शंस नहीं होते थे, ये मौके नहीं मिलते थे कि उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने दिया जाता था। लेकिन आज माता पिता भी सोचते हैं कि लड़कियों को पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका फ़ायदा गलत उठाना स्त्रियों के लिए नहीं, स्त्री पुरुष जो भी रहे उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता, और नहीं होना भी चाहिए। क्योंकि अगर जब पुरुष एक अच्छा नहीं होगा, एक स्त्री अच्छी नहीं होगी, तो हम एक अच्छे समाज का गठन नहीं कर सकते। दोनों का अच्छा होना और एक अच्छे सुदृढ़ स्वस्थ समाज का गठन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कविता में मेरी यही लिखा हुआ है कि जो आज स्त्रियाँ पढ़ने लिखने के बाद कमाऊ हो गई हैं, पैसे कमाने लग गई हैं, तो वो कुछ मायने नहीं देते अपने परिवार को। वो सोचती है मैं पैसे कमा रही हूँ, अगर मेरा पति मुझसे कुछ कहता है तो मैं उससे बढ़ के ये कह सकती हूँ कि मैं आज पैसे कमा रही हूँ, तो मैं दब के क्यों रहूँ, क्यों सहूँ मैं तुम्हारी कोई बात। लेकिन अगर परिवार को जोड़े रखने के लिए या उसके लिए मुझे जुड़ के या थोड़ा झुक के या थोड़ा झुकने की भी बात नहीं आती, यहाँ दो अपनी बातों को बैलेंसिंग रखने की बात आती है, सामंजस्य बना के रखने की बात आती है। तो मैं वो भी ना करूँ, और मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मैं कमा सकती हूँ, मैं घर छोड़
छोड़ के भी रह सकती हूँ, अकेली भी रह सकती हूँ, बच्चे भी पैदा कर रही हूँ, तो भाई मैं ही क्यों सँभालूँ? तुम भी सँभालो। तो ये सब जो बातें आती हैं जो घर को तोड़ रही हैं, इसी पे मेरी है कि एक स्त्री है जो पढ़ लिख कर सब कुछ कर रही है और उसके बाद इस तरह की हरकतें जब होती हैं तो वो अपनी ही अंदर में जो एक स्त्री है उसके अंदर सवाल पूछती है कि मेरे अंदर अब वो संवेदना, वो प्यार, वो ममता, ममता करुणा शक्ति की देवी मानी जाती है स्त्री, तो वो सब मुझ में बाकी रहा है या नहीं रहा है? जैसे जल अपनी शीतलता नहीं खोता, मेरा मानना है कि स्त्री भी अपनी वो गुण नहीं खोती है, लेकिन कठोर बन जाती है कई बार। तो वो कठोरता जो स्त्री में आई है वो अपने से ही सवाल करती है कि जो मैं इतनी कठोर हो गई हूँ आज के समाज में, आज की दुनिया में जो चल रही हूँ मैं इस तरह की दौड़ में, तो वो कठोरता मेरे अंदर आने के पहले जो संवेदनाएं थी, जो करुणा था, जो ममता थी मेरी, वो अब मेरे में बाकी है या नहीं, वो खुद से पूछती है। वो यही देखती है कि उसके सामने मैं बहस भी करती हूँ, तर्क भी करती हूँ उस स्त्री के सामने, लेकिन मेरी सारे अवार्ड, मेरी सारी डिग्रियां धरी रह जाती हैं। क्योंकि एक आप देखेंगे कि हमारी माएँ बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं होती थी, या हमारी दादी बहुत पढ़ी हुई नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छे समाज में अच्छे इंसानों को, हम जैसे बच्चों को जन्म दिया और उन्हें पढ़ाया, उन्हें एक शिक्षा, एक व्यवहारिक ज्ञान दे के उन्हें बढ़ाया। तो डिग्रियां ही बहुत बड़े मायने नहीं रखती हैं, आपका व्यवहारिक ज्ञान, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, उसको जोड़ के चलना मायने रखता है। तो मेरी कविताएं उन सबको लेकर चलती है जो एक अच्छे समाज का गठन करते हैं, स्वस्थ समाज का गठन करते हैं, एक अच्छी स्त्री को जन्म देने की बात होती है और एक अच्छे समाज में दोनों पहलुओं को लेते हुए बात होती है कि एक अच्छा सुदृढ़ समाज हो। और आज का परिवेश जैसा है तो हम बहुत डरते हैं आज के परिवेश में, तो उसी डर को और उसी जीवन को लेते हुए मेरी कविताएं हैं। और स्त्री मन को तो ज़्यादा लेकर लिखती हूँ, इसलिए सब स्त्री मन पे रहती हैं, और पुरुष मन पे भी है बहुत सी कविताएं। तो ये उसी के स्त्री के मन को उजागर करती है कि आपको अगर पढ़ने का अधिकार मिला है, एक समझ की का अधिकार मिला है कि आप भी 10 के बीच में बैठ के आप बातें कर सकें, आप कर सकें, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा या गलत फ़ायदा ना उठाएं। आप अपनी समझ से एक अच्छा समाज को, एक अच्छा समाज बनाएं और एक अच्छी ज़िंदगी दें, जो भी है आप अपने जीवन को। ये झारखंड हजारीबाग कैसा है? और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हजारीबाग का मतलब झारखंड काफ़ी बुरा है, यहाँ पे काफ़ी आतंकी गतिविधियाँ होती है और काफ़ी क्राइम्स हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हजारीबाग बहुत खूबसूरत शहर है, और जहाँ तक रही नक्सलियों की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं जो, तो वो हर जगह है, हर जगह होती है ऐसी गतिविधियाँ, और कई जगह है, पर कुछ क्षेत्र है झारखंड के जहाँ ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जी नहीं सकते। और ये बहुत खूबसूरत सा शहर है और हज़ार बागों का शहर कहलाता है, और यहाँ प्रकृति की बहुत कृपा है, ईश्वर के द्वारा काफ़ी खूबसूरत है, और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, अध्यात्म के क्षेत्र में देखें, साहित्य के क्षेत्र में देखें, कला के क्षेत्र में देखें, खनिज लवण के क्षेत्र में देखें, तो हमारा झारखंड संपूर्ण परिपूर्ण है। तो ये बहुत खूबसूरत है हजारीबाग, और इसके बारे में अगर कोई धारणाएं बाहर बनाता है तो ये हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर हैं वो अपने झारखंड की खूबसूरती के बारे में लोगों को बताएं, और जो उनके मन में मिथ्य है वो उसे दूर करें। और ये कुछ और लोगों का नाम बता सकते हैं जो यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं और यहाँ से कुछ बड़ा कर गए हैं, या फिर कोई राइटिंग स्किल में या फिर किसी में? अगर लेखन के क्षेत्र में देखूं तो यहाँ बाऊजी जिनको मैं बोलती हूँ, और शिवगीत जी हैं, और शंभू बादल जी हैं, रतन वर्मा जी हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं यहाँ पर, लेखक हैं। और रंगमंच में उनके नाटक, रतन वर्मा जी की अगर मैं बात करूँ तो उनका रंगमंच में नेटुआ नाटक काफ़ी प्रसारित हुआ है और प्रचलित हुआ है, जिसके कारण नेशनल अवार्ड भी मिला है उस नाटक को। तो देखा जाए तो यहाँ जितने भी लेखक हैं और लेखिकाएं हैं, कवयित्रियाँ हैं, यहाँ पर सब उम्दा लेखन करते हैं। और कला के क्षेत्र में देखा जाए तो परिपूर्ण है यहाँ पर, यहाँ का इतिहास, यहाँ की अगर सोहराई कला को हम लें तो विश्व में सोहराई कला
यहीं की इस कला अभी प्रचलित है और काफ़ी नाम यहाँ के लोग कमा रहे हैं। बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया तक में जाके लोग इसका प्रदर्शनियाँ कर रहे हैं और वहाँ दीवारों पे बना रहे हैं इसको। पिछले 26 जनवरी में दिल्ली के राजपथ में जो 26 जनवरी के वहाँ पर पूरी दीवारों में सोहराय कला को बनाया गया था और वो यहीं की कला है। और यहाँ पर पद्मश्री बुलो इमाम जी हैं जिन्होंने इसको और इसके यहाँ के क्षेत्र को, झारखंड के जितने कला है और साहित्य, इसको बहुत आगे ले जाने का काम किया है, जिसमें उनको पद्मश्री भी मिली है अभी। और बहुत अगर हम कहें तो आध्यात्म क्षेत्र में देखें तो हमारे आसपास इतने मंदिर हैं, इतना सब कुछ है कि आप उनका इतिहास जानेंगे तो बहुत आपको जानने को मिलेगा झारखंड के इस हजारीबाग शहर के बारे में और पूरे झारखंड के बारे में। पहले जब ये बिहार हुआ करता था, जब झारखंड नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि बोध गया में जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये वो भी भूमि है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पावन और पवित्र भूमि है जहाँ हम लोगों का जन्म हुआ। हम गर्व करते हैं कि हम झारखंडी हैं। और ये मैं सुना था कि इचाक में काफ़ी 100 से ज़्यादा मंदिर थे पहले। अभी फिलहाल तो बहुत कम ही बचे हैं कुछ मंदिर। हाँ, कुछ मंदिर कम है वहाँ पर अभी, लेकिन वहाँ पर कार्य हो रहा है, सरकार के द्वारा भी हो रहा है, लोगों के द्वारा भी हो रहा है। और आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखें, आस्था सिर्फ यहाँ झारखंड और बिहार की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। पूरे देश में अगर कहीं पे भी कुछ पता चलता है या कहीं किसी चीज़ की खोज होती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर इस आस्था का स्थान था, तो उस जगह पे सरकार भी करती है काम और लोग भी उसके लिए जागरूक होते हैं और करते हैं। इचाक में भी बहुत मंदिर हैं, बहुत आस्था का मंदिर है। बुढ़िया माँ का मंदिर एक है जो बहुत मन्नतों का मंदिर माना जाता है, तो लोग वहाँ जाते हैं, अपनी आस्था रखते हैं और पूजा करते हैं। रजरप्पा है यहाँ आस पास में, भद्रकाली है, भद्रकाली माँ का मंदिर है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत इतिहास जुड़ा हुआ मिलेगा इस आस्था का। एक और सवाल, जैसे कि कोई राइटिंग स्टार्ट करता है, लिखना शुरू करता है, तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन कोई भी फील्ड में हो गया, वो स्टार्ट किया बट कंटिन्यू नहीं कर पाता अपने करियर को, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कैसे अपने मोटिवेशन को हमेशा के रखे जीवित, कि हमेशा कंटिन्यू राइटिंग करते रहें? जैसा कि मैंने आपको कहा कि लिखना आपके अंदर से आता है। तो आज बहुत लेखक हो गए हैं और बहुत कवित्रियाँ हो गई हैं, बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन पहले और आज के लेखन में बहुत फ़र्क है। जब हम प्रेमचंद जी की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी जब लिखा करते थे तो आप देखिए कि उनकी कालजयी रचनाएं होती थी। कालजयी इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उन्होंने जो उस वक्त लिखा वो आप आज के समय में भी देखेंगे। नमक का दरोगा आप वहाँ पढ़े हैं, अपनी किताब में पढ़ा होगा, तो वो भ्रष्टाचार आपने आज भी देखा होगा। और गोदान जैसी कहानियाँ, उनकी जो जितनी भी कहानियाँ हम पढ़ लें, कर्मभूमि है, जितनी भी है, वो आज के समय में आपको एकदम जागृत अपने आसपास नज़र आती हैं। दो बैलों का जोड़ा, तो ये जो है उन्होंने जो लिखा और जो आज के लेखक लिख रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। आज के लोग जो लिख रहे हैं कविताएं या कहानियाँ, वो बस सोचते हैं कि हमने कुछ लिखा और हम चर्चित हो जाएं, और हम चर्चित हुए जल्दी, और हाँ, सहन शक्ति नहीं है। और दूसरी बात है कि सबसे पहले आपको लिखने के लिए या कुछ करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़ा तप करना होता है, चाहे वो किसी भी कार्य के क्षेत्र में आप रहें। आपको रिसर्च हुआ था जी, इसमें पता चला कि अगर 1000 घंटा कोई भी फील्ड में देते हैं तो उसके आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और काफ़ी एक्सपर्ट बन जाते हैं। और इतना और पहले आप दोगे नहीं तो कुछ बन नहीं पाओगे उस फील्ड में। तो एटलीस्ट आपको 1000 आवर देना पड़ता है कोई फील्ड में अच्छे से नॉलेज प्राप्त करने के लिए या फिर उस फील्ड में ग्रो करने के लिए। तो फिर वो, क्योंकि ये रिसर्च था तो इस चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ। लेखन के क्षेत्र में भी तप करना पड़ता है, और तप आपका ये होता है कि आप खूब पढ़िए उसको, आपका शब्दकोश बहुत अच्छा हो,
आपका ज्ञान अच्छा हो, आप खुद तो कवि बन जा रहे हैं, लेखक बन जा रहे हैं, लेकिन आप प्रेमचंद और अगर रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं पढ़े हैं और आपने अगर शरद चंद्र को नहीं पढ़ा है, आपने अच्छे अच्छे कवियों को, अच्छे अच्छे लेखकों को नहीं पढ़ा है, दिनकर को नहीं पढ़ा है गहरे से भाव से, कबीर की साखियाँ नहीं पढ़ी हैं, तो आप एक अच्छे कवि नहीं बन सकते हैं और आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। शब्दकोश का होना बहुत ज़रूरी है। छंदमुक्त कविताओं में शब्द आपके बहुत सरल भी हो सकते हैं, कठिन भी हो सकते हैं। तो मैं जो भी लिखते हैं उनको मैं बोलती हूँ चर्चित होने से पहले आपको ज्ञान का होना आवश्यक है। मैं खुद भी सीखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, अपना शब्दकोश प्रबल करने की इच्छा रखती हूँ हमेशा। तो मैं जिनसे भी मिलती हूँ हमेशा सीखने की ही कोशिश करती हूँ। जब आपके अंदर ये भाव आता है कि आप सीखना चाहते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो आपका। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी जनरेशन क्या सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। ये मैं देखा बहुत सारे मतलब लोगों से बात करके, समझ आया कि वो लोगों को लगता है कि काफ़ी जानते हो, बट एक्चुअली जब रियल लाइफ में आता है तो फिर नहीं पता है कुछ। क्योंकि वो थोड़ा ज्ञान पाके ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। वो ऊपर का जो होता है ना क्रीम, जी, क्रीम मिल गया उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आता है, बट जब कोर जब तक नहीं सीखेंगे कोई लोग तब तक ग्रो नहीं कर सकते अच्छे से। सही है। तो वही चीज़ है, वही मैं कह रही थी कि गहरे भाव आपको सीखने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा और पैसे दे के किताबें छपवा कर फेमस नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी किताबों को कोई पढ़ेगा ही नहीं, आपकी बातों को कोई समझेगा ही नहीं, तो वो आप कुछ भी कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी भाषा भले सरल हो, लेकिन आपकी बातों का प्रभाव दिल से दिल तक पहुंचना चाहिए। अगर मेरी कोई बातें आपके दिल तक नहीं पहुंचती है, मेरे लेखन की एक कविता भी नहीं पहुंचती है, तो मेरा लिखना सार्थक नहीं होता। जैसे एक कवि लिखता है, उसकी 200 कविताएं होती हैं, लेकिन शायद एक कविता ही उसकी ऐसी हो जाती है, प्रचलित हो जाती है, फेमस, प्रख्यात हो जाते हैं उस कविता के द्वारा। तो वही चीज़ है कि आपके दिल तक कौन सी बात पहुंची उनकी, तभी एक लेखक का, एक लेखिका का लिखना सार्थक होता है। और अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं कोई चैलेंजेस जो आपको राइटिंग करियर में स्टार्टिंग फेस हुई, कोई परेशानी जो कठिनाई? लेखन स्वतः सुखाए होता है। तो लेखन लिखने के समय में जैसे बस जो एक स्त्री अपने घर को सँभालते हुए करती है या अपने बच्चों को देखते हुए करती है, अपने परिवार को देखते हुए करती है, उस तरह ही मेरा भी लेखन शुरू हुआ। पहले तो मैं एक छात्रा थी, स्कूल के समय से मैंने कहानियाँ, कुरीतियाँ अपने आसपास में जो देखी, अपने आसपास जो समझा उसको लिखा। उसको ये जानने और समझाने की कोशिश की कि आखिर स्त्री के साथ ही इतना सब कुछ क्यों होता है। फिर उसको जैसे-जैसे मैं समझती गई, उसको आगे उसको करती गई। ज़माना बहुत आगे निकल गया, लेकिन स्त्रियों के लिए कभी ज़माना बहुत खुला हुआ नहीं होता है। उन्हें आज अंतरिक्ष पर जाने के बाद भी अपने घर पे आके सारा कुछ देखना होता है, अपनी ज़िम्मेवारियों को समझना होता है। तो उसी तरह मैंने भी किया, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए। और मैं पेशे से ब्यूटिशियन रही हूँ, तो मैंने अपना पार्लर भी चलाते हुए अपना लेखन की शुरुआत दोबारा शुरू की थी। जब बीच में बहुत मैंने समय तक छोड़ दिया था इसे, मैं डायरी लिखना शुरू कर दिया था मैंने। तो जब डायरी के बाद मैंने फिर लेखन शुरू किया, तो मैंने कविताओं की ओर अपने कदम बढ़ाए और मेरी कविताएँ तब से मेरी साथी बन गई। देखिए कोई भी तो कोई भी चले, उन्हें स्टार्ट करना है राइटिंग के लिए, तो कुछ हेल्प कहीं से? हाँ, उसके लिए मैं बहुत आगे रहती हूँ और नरेश नाथ जी महिला काव्य मंच के संस्थापक हैं और मुझे ये बहुत बताकर आप सभी को खुशी हो रही है कि मैं उस मंच की झारखंड प्रदेश की अध्यक्षा हूँ, झारखंड प्रदेश की। और हमारे ये महिला काव्य मंच जो है वो काफ़ी यहाँ अनेक शहरों में है, उसकी शाखाएँ हैं और इनकी उपाध्यक्ष जो हैं वो सारिका भूषण जी हैं रांची से, और वो भी साहित्य के लिए बहुत जागरूक रहती हैं, लगी रहती हैं। और हम दोनों मिलके काफ़ी, मैं उनके साथ मिलकर इस क्षेत्र में बहुत आगे काम कर रही हूँ। और जो महिलाएं अपनी 4 पंक्तियाँ लिख के शायद एक कॉपी के अंदर या एक डायरी के अंदर अलमारी में रख दिया करती हैं और भूल जाती हैं कि उन्होंने कुछ लिखा भी है, वैसी स्त्रियों को हम मंच देते हैं, उनको बाहर लाते हैं। हमारी गोष्ठियाँ हर महीने होती हैं
और हम उन महिलाओं के साथ बैठते हैं, उनकी कविताएं सुनते हैं, उनको लेखन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, व्याकरण अशुद्धियाँ हो तो उसे भी बताते हैं, और जितना कुछ हम जानते हैं वो हम बताते हैं, जितना कुछ हम उनसे सीख सकते हैं हम उनसे भी सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छा मंच है। मंच बहुत सारे हैं अभी, लेकिन महिला काव्य मंच ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। और महिला काव्य मंच होने का मतलब सिर्फ महिलाओं का ही मंच नहीं है, ये साहित्य मंच है। और इसके संस्थापक, सबसे बड़ी बात, एक महिला नहीं, एक पुरुष है जो महिलाओं को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं, जब बच्चे यहाँ लिख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी लिख रही है, उनको राष्ट्रीय कवि संगम है जगदीश मित्तल जी का, उस मंच में बच्चे जुड़े हुए हैं, महिला काव्य मंच में स्त्रियाँ जुड़ी हुई हैं, सभी मिलकर इस साहित्य का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि झारखंड में जितना साहित्य आगे बढ़ सके और परचम लहरा सके, उस सेवा में हम लगे हुए हैं। ऑडियंस को, किसी को कांटेक्ट करना होगा आपको तो कैसे कर सकते हैं? व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या मैं फेसबुक में मोना बग्गा दिशा के नाम से लिखती हूँ, मेरा उपनाम दिशा में लगाती हूँ। तो मेरी उसमें बहुत सारी कविताएं, हर दिन मैं जब भी लिखती हूँ मैं उस पर डालती रहती हूँ अपनी कविताएं। तो जिन्हें भी मुझसे कांटेक्ट करना है वो मुझसे उसमें जुड़ सकते हैं। फेसबुक का लिंक में डालना है? हाँ, हाँ, उस पर आप डाल सकते हैं और जुड़ सकते हैं वो। और आखिरी के कुछ पंक्ति जो क्लोजिंग मैं आखिरी में इसको कुछ पॉजिटिव थॉट्स ही दूंगी, क्योंकि पंक्तियां तो मैंने आपको अपनी कविताओं की सुनाई, और मेरी कविताओं से अगर लोगों को अच्छा लगेगा, मेरी कविताएं पसंद आएंगी, तो मुझे भी खुशी होगी। बहुत सरल लिखती हूँ, सरल भावों से, सरल तरीके से किसी के दिल में पहुंचने की कोशिश करती हूँ अपनी पंक्तियों के द्वारा हमेशा। और लिखने वालों को, जो मुझसे छोटे हैं, बड़ों को प्रणाम करती हूँ और छोटों को बहुत स्नेह आशीष देती हूँ। और यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको बहुत लिखिए। तो एक दो कविताएं लिख के आप ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े लेखक या बहुत बड़ी कवित्री हो गए हैं। आप जितना लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे और जितना आगे बढ़ेंगे अपने शब्दकोश को पढ़ते हुए, इकट्ठा एक शब्दकोश का अच्छा गठन करते हुए, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और आप अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़िए। और साहित्य सिर्फ हिंदी ही नहीं होता है, साहित्य आपकी अनेक भाषाओं में होता है, हिंदी है, अंग्रेजी है, आप सब तरह का साहित्य पढ़ सकते हैं। साहित्य साहित्य होता है, साहित्य की कोई सीमा, कोई धर्म, कोई जात नहीं होती है। आप उर्दू में भी साहित्य पढ़ सकते हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। और आप जब भी किसी के सामने अपनी कविताएं रखें तो कभी हिचकिए नहीं, शायद उन्हीं कविताओं में आप सुनाने के दरमियान आप बहुत आगे चले जाएं। क्योंकि कोई भी जन्म से सब कुछ लेके नहीं आता, सब सीखना पड़ता है, और सीखने की इच्छा प्रबल रखिए। सबसे बड़ी बात मैं यही संदेश दूंगी कि सीखने की इच्छा प्रबल रखिए, और अपने से बड़े लेखकों की कविताएं जो वो लिख गए हैं उनको पढ़िए, अपना शब्द को सुदृढ़ करिए। यही मेरा संदेश है आने वाले लेखकों के लिए, बच्चों के लिए, और यही मेरा आशीष है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।